सो वर्ल्ड ट्रेनिंग ctfchallenge.com का हम लोगों का सबसे पहला हार्ड चैलेंज है। अब वर्ल्ड ट्रेनिंग की जो हार्डनेस है ना, वो इसके कंटेंट डिस्कवरी पार्ट में, इसकी एक्सप्लॉइटेशन को अगर मैं रेट करूं तो वो मीडियम लेवल पे ही रहेगी, लेकिन जो इसकी हार्डनेस आती है वो आती है इसकी कंटेंट डिस्कवरी पे। तो काफी बड़ा चैलेंज है, काफी ज्यादा कंटेंट डिस्कवरी करनी पड़ती है, तो आपको काफी कंटेंट डिस्कवरी इसमें सीखने को मिलेगी। अब जिन लोगों को एपीआई में इंटरेस्ट है तो इसमें आपको एपीआई से रिलेटेड भी चीजें देखने को मिलने वाली है, इसमें आपको गिटहब कमिट से रिलेटेड चीजें देखने को मिलने वाली है, और एक्सप्लॉइटेशन में भी आपको यहाँ पे काफी कुछ मिलने वाला है, स्किल इंजेक्शन वगैरह वल्नरेबिलिटीज आपको इसमें मिलने वाली है। तो ये ओवरऑल काफी बढ़िया चैलेंज होने वाला है और काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है, तो आपको बहुत मजा आएगा इसके अंदर। वर्ल्ड ट्रेनिंग ctfchallenge.com का हमारा 4th चैलेंज है और ये हार्ड लेवल का चैलेंज है। इसके अंदर हम लोगों को 11 फ्लैग्स को सबमिट करना है। वर्ल्ड ट्रेनिंग का डिस्क्रिप्शन कहता है वर्ल्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड ट्रेनिंग सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स बट दे कुड डू विद सम ट्रेनिंग देमसेल्व्स सिक्योरिटी ट्रेनिंग दैट इज। यानी कि ये कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन इनको खुद को सिक्योरिटी ट्रेनिंग करनी चाहिए क्योंकि इनकी वेबसाइट जो है वो वनरेबल है और वो हम देखने वाले हैं। तो वर्ल्ड ट्रेनिंग चैलेंज को मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको आपकी कुकी यहीं पे मिल जाएगी। मैं सीधा बिगिन चैलेंज पे क्लिक करूंगा। तो हम लोगों का टारगेट डोमेन है worldtraining.co.uk। वेबसाइट का इंटरफेस बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है वर्ल्ड ट्रेनिंग लिखा हुआ, जिस पे आप क्लिक करोगे वापस यहीं रीडायरेक्ट होगे। सिमिलरली होम का बटन मिलता है जिस पे क्लिक करोगे यहीं पे रीडायरेक्ट होगे। उसके अलावा इमेज है और नीचे कुछ टेक्स्ट है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एन्यूमरेशन के साथ, है ना। सोर्स कोड देख लेते हैं, डीएनएस इन्फॉर्मेशन हो गई, सब डोमेन्स फाइंड करना हो गया, एंड पॉइंट्स ढूंढना हो गया, वो सब हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सोर्स कोड को देख लेता हूँ। तो आप लोगों को आपका सबसे पहला फ्लैग यहीं पे मिल जाएगा सोर्स कोड में। यहाँ पे नेम है फ्लैग और उसकी वैल्यू ये रही। तो सबसे पहला फ्लैग आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगा। सेकंड चीज़, आप लोगों को पता है कि मैं क्या देखना पसंद करता हूँ सोर्स कोड के अंदर। कमेंट्स हो गए या फिर जो कस्टम जावास्क्रिप्ट फाइल है या सीएसएस फाइल है उनको देखना पसंद करता हूँ। यहाँ पे एक सीएसएस फाइल मुझे दिख रही है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे हमारे को एक लिंक दिया हुआ है जो कि एक इमेज का है, जो कि वर्ल्ड ट्रेनिंग का ही पार्ट है। अगर आपको दिखेगा worldtraining.se, तो ये Amazon AWS पे रन कर रहा है। तो देखते हैं इसके क्या क्या एसेट्स रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि एसेट्स का फोल्डर मतलब एसेट्स आप समझते हो वेबसाइट से रिलेटेड एसेट्स, जो भी फाइल्स उसमें यूज़ करनी है, कॉन्फिग फाइल हो गई, इमेजेस हो गई, जो भी यूज़ करना है वेबसाइट पर, उनको हम नॉर्मली एसेट्स फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो इसमें देखते हैं हमारे को क्या मिलता है। तो मैं इस लिंक को डायरेक्टली ओपन करता हूँ ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, ओपन करते हैं इस लिंक को। आपको यहाँ पे एक XML की फाइल मिलेगी जो कि आपको बता रही क्या क्या एसेट्स हैं। अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पे एसेट्स एक फोल्डर है, इसके अंदर डायरेक्टरी heading.png एसेट्स के अंदर, और उसके अलावा यहाँ पे एक flag.txt भी हमारे को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसको ओपन करते हैं। flag.txt को हम ले लेते हैं फ्लैग अपना। तो हम लोगों को यहाँ पे अपना दूसरा फ्लैग जो है वो मिल चुका है। ये हमारा यहाँ पे दूसरा फ्लैग हम लोगों को मिल गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई कमेंट अगर नीचे हो या जावास्क्रिप्ट की फाइल हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे अगर वो कुछ मिलता है हमारे को। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में अगर आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट में jQuery और बूटस्ट्रैप है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं चेक करूँ जाके, क्योंकि कोई भी कस्टम फाइल नहीं है, सारे फ्रेमवर्क्स हैं, तो इनके सोर्स कोड में जाने की कोई ज़रूरत हमारे को है नहीं। तो हम डीएनएस रिकॉनेसेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। डीएनएस इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। सबसे पहले NS लुकअप का ही यूज़ लूंगा मैं उसके लिए। NS लुकअप डैश टाइप इक्वल्स एनी, अपना डोमेन यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना DNS सर्वर 8.8.8.8 जो कि गूगल का DNS सर्वर है, एंटर मारते हैं और यहाँ पे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब आप देखोगे यहाँ पे IP एड्रेस है, नेम सर्वर्स है, मेल एड्रेस है, उसके अलावा कुछ खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो सब डोमेन्स को ढूंढना सबसे पहले हम शुरू करते हैं। DNS रिकॉन की मदद से मैं ब्रूट फोर्स अटैक कर लेता हूँ सबसे पहले। तो DNS रिकॉन डैश D डोमेन देते हैं अपना, डैश कैपिटल D वर्ड लिस्ट दे देते हैं, वर्ड लिस्ट सब डोमेन्स.txt, और लास्ट में हम देंगे टाइप अटैक का BRT जो कि है, एंटर मारते हैं। अब दो सब डोमेन हम लोगों को मिल गए, एडमिन और बिलिंग। देखते हैं इनके अंदर क्या है। तो इनको मैं कर्ल करके देख लेता हूं। कर्ल कुकी देनी ही देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कुकी को दे देते हैं, एंटर मारते हैं। यहाँ पे आ रहा है अनऑथराइज्ड, तो इसके अंदर तो अनऑथराइज्ड आ रहा है, तो हमारे को किसी ना किसी तरह का ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा, या तो कोई हेडर लगाना पड़ेगा या कोई कुकी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, तब हमारे को ऑथराइज करेगा। क्योंकि कोई लॉगिन फॉर्म वगैरह तो आ नहीं रहा है जिससे मैं लॉगिन कर पाऊँ, तो अभी अनऑथराइज बोल रहा है, तो इसका मतलब हमारे को कोई हेडर वैल्यू या कुकी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी इसको देखने के लिए। दूसरा चेक कर लेते हैं बिलिंग वाला सब डोमेन, एंटर मारते हैं इस पर,
अब नॉर्मल कर्ल करने पे तो हमारे को कुछ नहीं मिला है, एक बार रीडायरेक्शन भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम कर्ल को बोल देते हैं कि फॉलो रीडायरेक्शन, अगर कोई रीडायरेक्शन है तो उसको फॉलो कर लो, कई बार उससे भी हमारे को कंटेंट मिल जाता है। तो डैश कैपिटल एल, एंटर मारते हैं और इस बार हमारे को यहाँ पे कुछ कंटेंट मिल गया। देखते हैं यहाँ पे हमारे को कोई फ्लैग मिला है, यहाँ पे पासवर्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये कोई यूज़र नेम पासवर्ड के लिए हमारे से लॉगिन फॉर्म है, कोई हमारे से यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कुछ खास नहीं है। अब द हार्वेस्टर की मदद से निकाल लेते हैं डोमेन्स को। द हार्वेस्टर डैश डी डोमेन दे देते हैं अपना, सोर्सेज दे देते हैं, ऑल सारी सोर्सेज का यूज़ करो, एंटर मारते हैं। अब एक एक्स्ट्रा सब डोमेन हम लोगों को फाइंड हो गया। एडमिन और बिलिंग तो हमारे पे पहले से था, एक ये अजीब सा जो स्ट्रिंग आई है C867FC3A, ये वाली जो है इसको चेक कर लेते हैं कर्ल करके कि यहाँ पे क्या है। कर्ल करते हैं, कर्ल डोमेन देते हैं अपना, उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं डैश कैपिटल एल, अगर कोई रीडायरेक्शन होगा तो उसको फॉलो कर लेगा, और अपनी कुकी सप्लाई कर देते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटर मारते हैं और हम लोगों को यहाँ पे अपना तीसरा फ्लैग जो है वो फाउंड हो गया है, ठीक है। ये हमारा तीसरा फ्लैग हम लोगों को मिल गया है। अब यहाँ पे सब डोमेन्स हमारे को सारे मिल गए हैं, 3 सब डोमेन्स हम लोगों को मिले और एक हमारा मेन डोमेन है। उसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे DNS इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं मिला है। और अब हम इसके एंड पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसके क्या एंड पॉइंट्स हैं मेन डोमेन के, उसके बाद हम बाद में सब डोमेन्स पे काम करेंगे। तो उसके लिए फफ का ही यूज़ लूँगा मैं, फफ डैश W वर्ड लिस्ट content.txt, उसके बाद स्पीड दे देंगे 2 की, डैश P 0.1, इतना गैप लो हर रिक्वेस्ट के बीच में। उसके बाद अपनी कुकी सप्लाई करेंगे, उसके बाद डैश U दे देंगे यहाँ पे और अपनी URL दे देंगे जिसको हमारे को टारगेट करना है। और फजिंग हमारे को इसके बाद करनी है, यानी कि डायरेक्टरी बस्टिंग जो है यहाँ पे करनी है। एंटर मारते हैं इस पर। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स हम लोगों को फाउंड हुई है। एक है .git, उसके अंदर हेड है, इंडेक्स है, कॉन्फ़िग है, CSS, फ्रेमवर्क, JS, robots.txt और सर्वर, काफ़ी कुछ हम लोगों को मिला है। तो देखना पड़ेगा सबके अंदर जाके कि हम लोगों को क्या क्या मिला है। अगर आप देखोगे सर्वर में तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, क्योंकि इसका साइज़ बाकियों से कंपेयर करोगे 3000 से ज़्यादा का साइज़ है, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ है। उसके अलावा इंडेक्स में काफ़ी कंटेंट है। तो इन सबको जाके देखते हैं धीरे धीरे करके कि सब में क्या है। सबसे पहले मैं robots.txt को विजिट कर लेता हूँ, फिर हम उसके बाद गिट को देखना शुरू करेंगे। CSS और JS पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, फ्रेमवर्क और सर्वर पे हम जाके देखेंगे उसके बाद। तो यहाँ लिख देते हैं robots.txt, एंटर मारते हैं। यहाँ पे मिल रही है सीक्रेट डायरेक्टरी, तो देखते हैं इसको खोल के सीक्रेट डायरेक्टरी के अंदर क्या है। एंटर मारते हैं और यहाँ पे अपना फोर्थ फ्लैग हम लोगों को, यहाँ पे हमारा फोर्थ फ्लैग हम लोगों को मिल गया है, ठीक है। अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी एक सिमिलर चैलेंज में देखा था कि सीक्रेट डायरेक्टरी के अंदर हमारे को एक नॉर्मल सा फ्लैग मिल जाता है। हम आगे की चीज़ें देखते हैं, हमारे पे और भी काफ़ी कुछ है। तो .git फोल्डर को खोल के देखते हैं यहाँ पे क्या है। एंटर मारते हैं। 403 फॉरबिडन आ रहा है, लेकिन इसके अंदर हमारे को फाइल्स पता है, तो मैं देख लेता हूँ। हेड हो गए जैसे एक फाइल, हेड पे एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को, ये डाउनलोडेबल फाइल है, ब्राउजर इसको डिस्प्ले नहीं कर सकता। तो जो तीनों फाइलें हैं इंडेक्स, हेड और कॉन्फिग गिट के अंदर, उनको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर उनको पढ़ते हैं उनके अंदर क्या कंटेंट है। तो कैट करते हैं। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ कॉन्फिग को, लेट से कॉन्फिग, एंटर मारते हैं। कॉन्फिग के अंदर हमारे को कुछ मिला है, ये सारा गेट से रिलेटेड डेटा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। तो URL दी है एक गिटहब की, वर्ल्ड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स, तो ये इसी से रिलेटेड है, इसी कुछ वर्ल्ड ट्रेनिंग से रिलेटेड है। तो इसको विजिट करके देखते हैं गिटहब पे क्या चीज़ है। शायद ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हो, ये वेबसाइट ओपन सोर्स हो, तो उसका कोड वहाँ पे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स आप देखते हो ओपन सोर्स होती हैं, ओपन सोर्स प्लगइन्स का यूज़ कर रही होती है, तो बहुत बार कंटेंट आपको ओपन सोर्स गिटहब पे मिल जाता है। ओपन करते हैं इस वेबसाइट को। अब मुझे यहाँ पे एक फ्लैग दिख गया आते ही, तो इसका मतलब हम सही पाते हैं, बिल्कुल सही जगह पे आए हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ वेबसाइट फ्रेमवर्क खुला है वर्ल्ड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एडम ने ही बनाया है, जिन्होंने जो इसके ऑथर हैं ctfchallenge.com के। उसके अलावा दिख रहा है एडम रिमूव डेटाबेस क्रेडिट्स, और ये एक कमिट है। कमिट मतलब अगर मान लो मैंने कुछ भी एक्शन करा है, कोई भी कोड में चेंज करा है, कुछ हटाया है, कुछ डाला है, कुछ मॉडिफाई करा है, तो गिटहब में वो एक कमिट बन जाती है। मतलब हर चीज़ को हम सेव कर रहे होते हैं एक एक लेवल पे। मैंने आज ये स्टेप करा, ये सेव हो गया, मैंने अगला स्टेप करा, ये सेव हो गया, मैंने कोड में एडिट करा, ये सेव हो गया, तो उसे हम कमिट कहते हैं। वो सब गिटहब स्टोर कर रहा होता है, उसे कोई भी देख सकता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, तो कुछ हाइड नहीं होता, सब कुछ देख सकते हैं। आप डिलीट कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन देख हर कोई सकता है आपने क्या क्या करा है, पिछले पास्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं हम कमिट्स की मदद से। तो यहाँ इस कमिट को देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि लिखा रहा है डेटाबेस क्रेडिट्स, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्रेडेंशियल्स। तो इस पर क्लिक करते हैं।
तो ये वाली है रिमूव डेटाबेस क्रेडिट्स, नाउ वी आर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट ओपन सोर्स। ठीक है, तो ओपन सोर्स बनाया उन्होंने, प्रोजेक्ट को गिटहब पे डाला और उन्होंने कहा कि मैं क्रेडिट्स हटा देता हूँ ताकि लोगों को दिखे ना। लेकिन गिटहब पे डालने के बाद आप ये काम करोगे तो गिटहब तो उसको रिकॉर्ड कर लेगा कमिट के अंदर, और वो रिकॉर्ड हो चुके होंगे क्रेडेंशियल्स। तो अगर हम देखें तो हम लोगों को यहाँ पे क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं कुछ। ठीक है, ये किसके हैं, MySQL के क्रेडेंशियल्स हैं ये, और वर्ल्ड ट्रेनिंग, और उसके आगे यहाँ पे शायद पासवर्ड है, ये इसका पासवर्ड है, और वर्ल्ड ट्रेनिंग यूज़र का नाम है। DB नेम भी वर्ल्ड ट्रेनिंग है, और फिर यूज़र नेम पासवर्ड वो भी वर्ल्ड ट्रेनिंग है। ठीक है, अब देख लेते हैं कहाँ के हैं ये, किसके हैं, db.php फ्रेमवर्क के अंदर, मॉडल्स के अंदर db.php। और फ्रेमवर्क तो शायद हमारे को अपनी उस पर भी मिला है ना वेबसाइट पे, अगर एक एंड पॉइंट तो शायद वो सेम हो, फ्रेमवर्क वाला एंड पॉइंट वो यहाँ पे भी है और वो वहाँ पे भी हो, तो हम उसको जाके देख लेंगे। उसके अंदर अगर db.php होगी तो इन क्रेडेंशियल्स को लॉगिन करके देख लेंगे, ये डेटाबेस क्रेडेंशियल्स हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी देख लेते हैं फ्रेमवर्क के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस फ्रेमवर्क पे क्लिक करके सबसे पहले क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फोल्डर्स और PHP कोड है, route.php, view.php। क्लिक करते हैं view.php पे, फ्रेमवर्क। और मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा इतने सारे कोड पे, अगर मैं जाने की कोशिश करूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, हर चीज़ में नहीं जाना, लेकिन मैं मेन पे जा रहा हूँ db.php जिसके अभी क्रेडेंशियल्स मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे DB के क्रेडेंशियल्स गायब हैं, डेटाबेस का नाम गायब है, वो सब उन्होंने कमिट के अंदर हटा दिया है। अब इसको अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं, क्या पता वहाँ DB पे कोई इंटरफेस हो इसका। ठीक है, डेटाबेस का इंटरफेस हो जिसमें हम लॉगिन कर पाएँ। तो अपनी वेबसाइट में चलते हैं, वहाँ पे फ्रेमवर्क वाले को खोल के देखते हैं वहाँ हमारे को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ फ्रेमवर्क, एंटर मारते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, मॉडल्स के अंदर था कैपिटल DBPHP, यही था, एंटर मारते हैं। और यहाँ पे वो पेज तो है लेकिन उसका कोई इंटरफेस नहीं है, कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है db.php। ठीक है, और हम पे डेटाबेस क्रेडेंशियल्स हैं तो उनको देखना है कि हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं उन डेटाबेस क्रेडेंशियल्स को। तो हम देखते हैं कोई लॉगिन पेज वगैरह हमारे को कुछ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा हमारे को और क्या क्या चीज़ें मिली थी, एक सर्वर मिला था, है ना। सर्वर पे चलते हैं, सर्वर पे क्या है। तो सर्वर हमारे को रीडायरेक्ट कर रहा है एक्चुअली में लॉगिन पे। ठीक है, सर्वर रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन पे, और यहाँ पे हम उन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके देख सकते हैं क्या हम यहाँ पे लॉगिन कर पा रहे हैं। तो मैं डालता हूँ वर्ल्ड ट्रेनिंग, वो पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट करते हैं जो हमारे को मिला था, लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड कॉम्बिनेशन एंटर्ड, तो वो तो यहाँ पे काम कर नहीं रहा है। तो अब हमारे को कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अभी रीडायरेक्शन हुआ था सर्वर टू लॉगिन, वो रीडायरेक्शन कैसे हो रहा है। हर बार हम चेक करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं वो रीडायरेक्शन की रिक्वेस्ट क्या जा रही है, सामने से रीडायरेक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर लॉगिन पेज पे हम कैसे जा रहे हैं, वो सब एक बार चेक कर लेते हैं बब स्वीट के अंदर। तो ये रही हमारी वो रिक्वेस्ट /सर्वर पे जो हमने करी थी जिसमें रिस्पॉन्स आया था स्टेटस 302। तो मैं इसको सेंड टू रिपीटर करता हूँ, सेंड करते हैं इस रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे हम लोगों को आया 302 फाउंड। ठीक है, लोकेशन है सर्वर के अंदर लॉगिन। ठीक है, जहाँ पे हम रीडायरेक्ट होते थे। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी कुछ और भी आया, तो उसको हम देख लेते हैं स्लाइड करके कि कुछ हमारे को नया एंड पॉइंट या कुछ मिल जाए। एक फ्लैग मिला है, शायद ये फ्लैग हमारे को ऑलरेडी मिल चुका है कंटेंट के अंदर जो आया था। हाँ, शायद वही वाला है या पता नहीं नया है, एक बार देख लेना, मुझे पक्का नहीं पता। उसके अलावा यहाँ पे पोर्ट्स Nginx सॉफ्टवेयर 1.16 लिखा आ रहा है कि यहाँ पे पोर्ट 443 और 80 पे रन कर रहा है Nginx 1.16.1। उसके अलावा PHP 7.2.4 शायद PHP का वर्जन डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक मिला है PHP माई सीक्रेट एडमिन, अगर आपको दिख रहा हो एक एंड पॉइंट मिला है PHP माई सीक्रेट एडमिन। इसको हम देख लेते हैं क्या ये हमारे काम का है, PHP माई सीक्रेट एडमिन। एंटर मारते हैं और यहाँ पे हम लोगों को PHP माई एडमिन का एक पेज ओपन हो गया। PHP माई एडमिन क्या है, डेटाबेस। एक तरह से आप मान सकते हो किसी वेबसाइट को अगर डेटाबेस एक्सेस करना है एक वेब एप्लीकेशन के थ्रू, है ना, एक वेब इंटरफेस के थ्रू, तो उसके लिए हम PHP माई एडमिन यूज़ करते हैं। ये MySQL की वेब एप्लीकेशन कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, MySQL को आपने कमांड प्रॉम्प्ट से यूज़ करा होगा, लेकिन PHP माई एडमिन की मदद से हम क्या काम कर सकते हैं, अपनी वेब इंटरफेस के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करना, डिलीट करना, टेबल्स बनाना, डेटा डालना, वो सब हम कर सकते हैं। अब हम पे ऑलरेडी एक DB के क्रेडेंशियल्स है तो मैं उसको ज़रूर यहाँ पे ट्राई करूँगा। वर्ल्ड ट्रेनिंग, पासवर्ड हम लोगों को पता ही है, गो करते हैं और हम लोग एक्चुअली में लॉगिन हो गए हैं इसके अंदर। और अगर आपको दिखेगा यहाँ पे एक डेटाबेस है वर्ल्ड ट्रेनिंग नाम से, इस पर क्लिक करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे एक बिलिंग यूज़र है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा टेबल, एक बिलिंग यूज़र टेबल है इसके अंदर। तो एंटर मारते हैं
और यहाँ पे हम लोगों को अपना अगला नेक्स्ट फ्लैग जो है वो मिल गया है। उसके अलावा एक यूजर नेम और एक पासवर्ड मिल गया है। अब ये पासवर्ड इतना लंबा मत समझना, क्योंकि आपको ये देख के समझ आ जाना चाहिए। base64 एनकोडेड पासवर्ड है, base64 का कैरेक्टर है, उसी फॉर्मेट में है। एक यूजर नेम मिल गया है डोमिनिक। ठीक है, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इस पासवर्ड को डिकोड कर लेते हैं, क्या है इस पासवर्ड के अंदर। तो मैंने साइबर शेफ को ओपन कर लिया, यहाँ पे पेस्ट करते हैं हमारे को जो base64 मिला है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैजिक स्टिक दिख जाएगी जो अपने आप इसको एनालाइज करके बता देगी कि ये base64 एनकोडेड स्ट्रिंग है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको दिखेगा यहाँ पे रेसिपी लग गई है फ्रॉम base64, जो कि इसको कन्वर्ट कर रही है base64 से एक हैश टाइप की वैल्यू, या फिर हेक्स हो सकता है या हैश हो सकता है। पहले मैं हेक्स ट्राई कर लेता हूँ इस पर, ये हेक्स है कि नहीं। फ्रॉम हेक्स देखते हैं क्या ये हेक्स है। ये हेक्स तो बिल्कुल नहीं है, तो इसको हेक्स को बंद कर देते हैं। ये हैश भी लग रहा है, तो चेक कर लेते हैं कौन से टाइप का हैश है। तो यहाँ पे एनालाइजर आता है हैश के लिए, एनालाइज हैश, यहाँ पे इसको डालते हैं। और ये हैश भी अननोन है, क्योंकि इसकी जो हैश लेंथ है वो 75, और ऐसी हैश लेंथ का तो शायद मुझे भी नहीं पता कोई हैश हो, क्योंकि अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा लंबा है। अगर हम बात करें SHA-256 की, तो वो भी 64 लेंथ का होता है, जो कि बहुत लंबा अपने आप में माना जाता है। ये उससे भी लंबा है, 75 लेंथ का। तो ये हैश तो नहीं है वैलिड, इतना तो पक्का है। तो अब ये पासवर्ड भी हो सकता है, या ये टाइम पास के लिए हमारे को दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को क्या है, क्योंकि हैश तो है नहीं, और ये पासवर्ड मेरे ख्याल से ये पासवर्ड तो होगा नहीं वैलिड। तो अब हम लोगों पे ये वाला एक लॉगिन पेज है, जिसपे हम उस यूज़र को ट्राई कर सकते हैं, डोमिनिक को, और उसका पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम लोगों पे एक और लॉगिन पेज है, अगर आप लोगों को याद हो, बिलिंग सब डोमेन में, तो मैं उसको भी ज़रूर ट्राई करूँगा। दोनों पे ट्राई करेंगे हम कि क्या डोमिनिक काम कर रहा है सेम पासवर्ड के साथ। अगर नहीं काम करेगा तो हम ब्रूट फोर्स कर लेंगे, एक यूज़र नेम मिल गया तो पासवर्ड को हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो मैंने बिलिंग सब डोमेन को भी खोल लिया, और साथ में साथ मैंने किसको, वर्ल्ड ट्रेनिंग वाले जो नॉर्मल डोमेन है उसको भी खोल लिया। इसमें ट्राई करते हैं उस यूज़र को। ठीक है, डोमिनिक को dominic.bryant। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड में जो उसका हैश था लंबा सा, वो पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड कॉम्बिनेशन एंटर्ड। सिमिलरली यहाँ बिलिंग पे भी ट्राई कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं उसका पासवर्ड, लॉगिन करते हैं। ओ नाइस, एक चीज़ हमारे को पता चल गई कि ये यूज़र नेम यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, ये तो पक्का हो गया कि ये यूज़र नेम यहाँ पे वैलिड है, dominic.bryant। अगर क्योंकि खाली पासवर्ड इज इनवैलिड आ रहा है, इसका मतलब यूज़र नेम सही है। तो अगर मैं कुछ और डालूँ, लेट से ये डालते हैं और ये डालते हैं, तो यहाँ पे आना चाहिए फिर यूज़र नेम, यस। तो ये तो पक्का हो गया कि dominic.bryant यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो मैं पहले इसे ब्रूट फोर्स करूँगा, ठीक है, उससे भी पहले, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कंफर्म है कि वो यूज़र एग्जिस्ट करता है। वहाँ तो मुझे ये भी नहीं पता वो यूज़र है भी या नहीं। यहाँ पे ये पता है कि वो वैलिड यूज़र है बिलिंग के अंदर, लेकिन पासवर्ड नहीं पता। तो मैं हाइड्रा से उसको ब्रूट फोर्स करता हूँ पहले इस पर, अगर नहीं मिलेगा तब हम उस पर जाएंगे। तो मैंने बर्ब स्यूट के अंदर बिलिंग सब डोमेन का जो लॉगिन वाला भी हमने खोला था एंड पॉइंट, जिसमें हमने लॉगिन करा था, वो मैंने यहाँ पे दोबारा से खोल लिया, क्योंकि मेरे को पेलोड चाहिए, जो पेलोड सामने जा रहा है सर्वर पे हाइड्रा के लिए। तो मैं इसको रिपीटर पे भेजता हूँ, पेलोड निकाल लेते हैं। तो पेलोड आप लोगों को दिख रहा होगा, यूजर नेम इक्वल्स टू एंड पासवर्ड इक्वल्स टू, ये हम लोगों को देना है। ठीक है, ये हमारा पेलोड है जो हम हाइड्रा में देंगे। तो कमांड है हाइड्रा -l, यूजर नेम देंगे -P वर्ड लिस्ट passwords.txt। उसके बाद अपना डोमेन दे देंगे। उसके बाद हम बताएंगे हमारे को कहाँ पे अटैक करना है। HTTP के अंदर करना है, पोस्ट फॉर्मेट में करना है, और एक फॉर्म पे करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे, 2 कॉलन दे देंगे। पहले कॉलन में आएगा कुछ एंड पॉइंट पे करना है, तो एंड पॉइंट था /login। उसके बाद आएगा अपना पेलोड, यूजर नेम, लास्ट हम बताएंगे फेल मैसेज, जो हमारे को पता है। ठीक है, ये हम दे देंगे, हमने देख लिया था। और लास्टली एक और देंगे हम हेडर, क्योंकि वो भी हमारे को देनी है कुकी, उसके बिना काम नहीं होगा कुकी। लास्टली हम यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे -f, ताकि सही पासवर्ड मिलते ही रुक जाए, और स्पीड को हम 1 कर देंगे, ताकि स्पीड स्लो रहे और हम लोगों को वहाँ पे डॉस में कंसिडर ना करा जाए। एंटर मारते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे पासवर्ड फाउंड हो चुका है 9876543221। काफ़ी इजी पासवर्ड है जो हम लोगों को मिल चुका है बिलिंग सब डोमेन पे। तो हम चलते हैं, देखते हैं बिलिंग सब डोमेन पे हम लोगों को क्या मिलता है। तो मैं दे देता हूँ dominic.bryant, पासवर्ड में दे देते हैं 9876543221। एंटर मारते हैं, और आप देखोगे आपको यहाँ पे अपना अगला फ्लैग मिल चुका है। ये रहा हमारा फ्लैग। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आईडीज दी हुई हैं यूजर्स की, ID 1 2 3 4, कस्टमर के नेम दिए हुए हैं, अमाउंट दिया है और स्टेटस दिया है सबका पेड।
ठीक है, तो ये एंड पॉइंट है, आप देखोगे तो ये हाईलाइट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ वन एंड पॉइंट पे और उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है ज़्यादा। अब शायद एड्रेस भी आ गया है, नाम भी आ गया है, इनवॉइस, स्टेटस पेड और काफ़ी कुछ और चीज़ें भी दिखाई जा रही है। ठीक है, अब ऑफकोर्स जब इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है तो ऐसे में मैं ज़रूर वर्ब शीट से चेक करूँगा, चीज़ों को बदलने की कोशिश करूँगा, देखते हैं वहाँ पे हमारे को क्या मिलता है। तो ये रही हमारी रिक्वेस्ट /1 एंड पॉइंट की बिलिंग सब डोमेन में। इसको रिपीटर पे भेजते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसको 2 कर दें अगर, तो क्या होगा। 2 में भी एक यूज़र था, वैलिड यूज़र, हम लोगों को पता है। तो यहाँ आ गया है 200। ओके, उसकी यहाँ पे डिटेल्स दिखाई जाएंगी। फ्लैग, ये फ्लैग हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं कोई नया एंड पॉइंट दूंगा। यहाँ पे भी CSS /style.css यहाँ पे एक अलग से कस्टम है CSS में। कोई नया एंड पॉइंट दिख रहा हूँ जो हमारे को मिल जाए देखने को बिलिंग सब डोमेन पे। ओके, लास्ट में मुझे एक कमेंट दिखा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे आया है API रिस्पॉन्स टाइम 0। इसका मतलब कोई API यूज़ हो रही है इस इन्फॉर्मेशन को फैच करने के लिए। अब जिन लोगों को नहीं पता API क्या है, API बहुत सिंपल चीज़ है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो यहाँ पे बस इसका इतना मतलब है कि ये एक वेबसाइट का एंड पॉइंट होता है। जैसे नॉर्मल कोई एंड पॉइंट होगा ना, ये भी कोई एक एंड पॉइंट होगा। ठीक है, उस एंड पॉइंट पे ना डेटा रखा होता है या कुछ भी हो सकता है, जिस चीज़ के लिए भी वो बना है एंड पॉइंट, जिस चीज़ के लिए भी वो API बनी है, डेटा को फैच करने के लिए या कुछ डेटा को पुट करने के लिए, जिसके लिए भी बनी है वो API। लेकिन वहाँ पे जो डेटा होता है ना, वो यूजर्स के लिए नहीं होता। वो किसके लिए होता है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए होता है। जैसे कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई प्रोग्राम है, वो उस एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट करेगा, उसको वहाँ पे डेटा मिलेगा उसके फॉर्मेट में। जैसे JSON फॉर्मेट हो गया, XML फॉर्मेट, जिसको वो आराम से पढ़ पाए, फैच कर पाए, उसमें से अपने काम की इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। वो API होते हैं, कुछ नहीं होती, नॉर्मल वेबसाइट है। बस उस एंड पॉइंट पे, जो भी API वाला एंड पॉइंट होगा ना उस वेबसाइट का, उस पर डेटा लिखा रहता है, जिसको आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने लिए। और वो जो एंड पॉइंट बना है ना पूरा, वो किसके लिए बना है? कोई प्रोग्रामिंग, कोई ऑटोमेटेड प्रोग्राम वहाँ जाकर रिक्वेस्ट मारे, उसको वो डेटा मिले, तो उसके फॉर्मेट में, JSON फॉर्मेट में ज़्यादातर मिलेगा, XML, YAML, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं उस टाइप से, उनमें वो आपको डेटा मिलता है। बस ये इतना होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी जो है ना, ये किसी API से फैच करके ला रहा है हमारे लिए। कोई API है इसकी अपनी, वहाँ पे जा रहा है, ये बोल रहा है कि 1 एंड पॉइंट या 2 एंड पॉइंट की, 2 यूज़र की, हमारे को 2 ID की हमारे को इन्फॉर्मेशन दो, वो हमारे को ला के API दे रही है। ठीक है, वो API से फैच करके ला रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट से 10 कर दूँ, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, हमने देखा था शायद 4 या 5 तक ही थे यूज़र, सेंड करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 404 नॉट फाउंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आप देखोगे हम लोगों को एक टोकन भी मिल गया। टोकन क्यों मिला है? क्योंकि हम लोग एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो गए, हम डोमिनिक ब्रायंट के यूज़र से लॉगिन करा हमने, है ना। अब हम लोगों को ये तो पता है कि API यूज़ हो रही है, तो क्या हम लोग API सप्लाई कर सकते हैं किसी तरीके से? आपको कुछ लगता है कि API को हम कुछ सप्लाई कर सकें? कैसे कर सकते हैं हम कोई API की वैल्यू को? अगर मुझे सर्वर को कुछ सप्लाई करना होता है, कुछ डेटा भेजना होता है, तो मैं कैसे भेजता हूँ? कुछ सोच सकते हो? बहुत ईजी आंसर आपको पता है। हम भेजते हैं पैरामीटर्स की मदद से, चाहे वो पोस्ट रिक्वेस्ट हो, गेट रिक्वेस्ट हो, किसी भी तरह की रिक्वेस्ट हो। अगर मेरे को कुछ डेटा भेजना है सामने सर्वर पे, चाहे पासवर्ड, यूजर नेम से ऑथेंटिकेट करना है, तो मैं डेटा को कैसे भेजता हूँ? मैं अगर API अपनी भेजना चाहूँ कोई स्पेसिफिक, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ? मैं पैरामीटर्स की मदद से भेज सकता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे ये गेट रिक्वेस्ट है, तो इसमें हम पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें कोई ऐसा पैरामीटर है, ठीक है, जिससे मैं API को सप्लाई कर पाऊँ, सामने बता पाऊँ कि अपनी API ना यूज़ लेके इस API से इन्फॉर्मेशन को फैच करो। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आप API को सप्लाई करने का ऑप्शन मिले, है ना। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं? फफ की मदद से फजिंग कर सकते हैं पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए। फफ ये भी कर सकता है बहुत बढ़िया से, तो हम उसकी मदद से ये करते हैं, ना कि हम मैनुअली लगे रहेंगे टाइप करने में। आप मैनुअली भी ट्राई कर सकते हो, बेसिक जैसे API इक्वल्स टू चेक कर सकते हो, या सर्वर इक्वल्स टू, नोड इक्वल्स टू, ये बहुत कॉमन चीज़ें होती है पैरामीटर्स के अंदर जब हम API से रिलेटेड बात करते हैं। तो फफ से मैं करूँगा, अगर कुछ और होगी तो हम लोगों को मिल जाएगी। फफ -w वर्ड लिस्ट, इस बार हम देंगे parameters.txt, उसके बाद वही स्पीड देंगे 2 की, -p देंगे 0.1 का, कुकी दे देंगे अपनी, कुकी हो जाएगी हमारी। उसके बाद एक चीज़ मत भूलना, यहाँ पे टोकन भी आपको देना, क्योंकि वो अब आपकी नई कुकी हो गई, तो टोकन इक्वल्स टू जो भी आपकी टोकन वैल्यू वो दे दो। अब अपनी URL देंगे हम लोग यहाँ पे। अब URL को एक बात याद रखना है, यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर देना, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा पैरामीटर को। जब हम गेट रिक्वेस्ट में सप्लाई करते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। तो यहाँ दे देते हैं HTTP। अब 1 एंड पॉइंट के आगे हमारे को क्या देना है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि किसी भी एंड पॉइंट के आगे अगर आपको पैरामीटर सप्लाई करने होते हैं तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है। उसके बाद आता है पैरामीटर का नेम, ठीक है, तो वो हम लोगों को नहीं पता, वो हम लोगों को फर्स्ट करना है, तो यहाँ फर्स्ट लिख देंगे। और उसके बाद आपको एक पैरामीटर की वैल्यू भी हमेशा देनी होती है इक्वल्स टू करके, तो मैं दे देता हूँ 1 2 3। आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे वैल्यू हमारे लिए मैटर नहीं करती, हम लोगों को फर्स्ट करना है पैरामीटर का नाम, ठीक है। एंटर मारते हैं इसको।
अब यहाँ पे तो बहुत सारा आ रहा है अगर आप देखो, क्योंकि पैरामीटर अगर आप गलत भी दोगे ना तो भी आपको रिस्पॉन्स नॉर्मली 200 ही आएगा। उससे सर्वर या ब्राउजर को फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एक गलत पैरामीटर ट्राई कर रहे हो, ठीक है। वैल्यू गलत हो उस पैरामीटर की तो जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन अगर पैरामीटर का नाम गलत दे रहे हो तो कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा नॉर्मली। अब जब सबका स्टेटस कोड 200 आ रहा है तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, हम क्या काम करेंगे, फिल्टर आउट कर देंगे। इस 200 के अलावा सारे स्टेटस कोड को रीड करेंगे कि 200 मत प्रिंट करो, उसके अलावा जो भी आ रहा है वो हमको दिखाओ। क्योंकि जब फर्स्ट करते हुए कोई सही पैरामीटर आएगा उसकी वैल्यू 1 2 3 सेट हो जाएगी, जो कि हमको पता है गलत है, तो वो कोई एरर प्रिंट करेगा और फिर स्टेटस कोड 200 नहीं आएगा। तो सेम कमांड रखेंगे, इसमें हम कर देंगे -FC, फिल्टर आउट करना है कोड को, 200 को फिल्टर आउट कर देंगे, एंटर मारते हैं और अब ये आप देखोगे नॉर्मली रन होने लग जाएगा। अब जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि API एक बहुत कॉमन पैरामीटर का नाम है, API ही है पैरामीटर का नाम, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे जाके देख लेते हैं API पैरामीटर को। तो मैं डालता हूँ $API equals to और यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, लेट्स से दिस API नॉर्मली एक लिंक होगा API का जहाँ से इस डेटा को फैच करके लाना है, एंटर मारते हैं और यहाँ पे आ गया है API एरर, क्योंकि इसको कोई API में कुछ मिला ही नहीं है, वो वहाँ पे फैच नहीं कर पा रहा है, उस लिंक को फैच नहीं कर पा रहा है ना, कुछ मिल नहीं रहा है, सामने से इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है, तो API एरर आया। अब आप सोच सकते हो ये API कहाँ से हो सकती है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से फैच कर रहा हो, कुछ सोच सकते हो? बहुत ईजी है, इसको अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप सोच पाओगे कि कहाँ से फैच कर रहा होगा। आप सोचो हम लोगों पे कौन कौन से सब डोमेन्स है, ठीक है। उनमें से एक ऐसा सब डोमेन है जिसके पास नाम से पता चल रहा है कि पावर होगी कि उस जितने भी यूजर्स हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता होगा। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों को एक एडमिन सब डोमेन फाइंड हुआ था। तो जहां तक मेरा आइडिया है कि वो एडमिन सब डोमेन एक API की तरह काम कर रहा होगा इसके लिए, लेकिन वो सिर्फ इसके लिए काम करेगा क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट मार रहा है, कोई एक टोकन वगैरह भेज रहा होगा उसके पास, वो उसको लॉगिन करने दे रहा होगा, फिर इन्फॉर्मेशन फैच करने दे रहा होगा। अगर मैं ब्राउजर से खोलूंगा तो वो मेरे को मना कर देगा। तो अब हम क्या काम कर सकते हैं ऐसे में, मेरे को पता लगाना है कि सामने क्या रिक्वेस्ट भेज रहा है एडमिन के पास, ऐसा क्या टोकन भेज रहा है कि वो उसको तो ऑथेंटिकेट कर रहा है। हम जब करेंगे तो हमारे को बोलता है अनऑथेंटिकेटेड, हमने कर्ल में देखा था, तो ऐसा क्या हो रहा है, तो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? तो यहीं पे आता है रिक्वेस्ट बिन हमारे काम में। रिक्वेस्ट बिन क्या है? रिक्वेस्ट बिन एक यूटिलिटी है, वो हम लोगों को एक लिंक देता है और वो लिंक पे जब कोई भी रिक्वेस्ट करता है ना, कोई भी गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा तो वो आप लोगों को दिखाएगा कि सामने से किसकी रिक्वेस्ट आई। आप लोगों ने बहुत बार यूज़ भी करा होगा इसको, लोग यूज़ करते हैं IP एड्रेस को निकालने के लिए। मैंने क्या काम करा, मैंने किसी को एक लिंक दिया, जैसे ही कोई उस लिंक पे क्लिक करेगा उसकी IP एड्रेस रिवील हो जाती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ये, है ना। तो हम उसी टाइप की यूटिलिटी का यूज़ करने वाले कि हम एक लिंक देंगे इसको, जैसे ही उस लिंक पे API पे रिक्वेस्ट मारेगा, ये सोच के कि वो एक जेन्युइन API है, वो वहाँ पे कैप्चर कर लेगा इसकी रिक्वेस्ट, तो वो उसकी IP एड्रेस, इसने क्या हेडर्स भेजे, क्या टोकन भेजा, क्या कुकी भेजा, वो सब वो देख पाएगा और वो हमें दिखाएगा। वो सब वैल्यूज से हम कॉपी करके फिर एडमिन वाले में जाने की कोशिश करेंगे उस टोकन या जो भी उस कुकी के साथ या जो भी हेडर ये सप्लाई कर रहा होगा, है ना। बढ़िया। अब यही सेम काम दो चीजें कर सकते, एक आता है बर्ब स्वीट के अंदर बर्ब कोलैबोरेटर, वो भी सेम काम करता है। कोई भी उस पर रिक्वेस्ट मारेगा तो वो आपको उस रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है। और सिमिलर काम कौन करता है? रिक्वेस्ट बिन एक वेबसाइट है, ठीक है। अब बर्ब कोलैबोरेटर सिर्फ प्रीमियम वर्जन के साथ आता है, तो आप उसका यूज कर सकते हो, अच्छा है, मैंने यूज करा है, बढ़िया है। लेकिन रिक्वेस्ट बिन उससे भी ज्यादा बढ़िया है। बर्ब कोलैबोरेटर बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देता है, जबकि वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है रिक्वेस्ट बिन, तो मेरे को वो ज्यादा पसंद है, ठीक है। log4j में भी इसका बहुत यूज हुआ, बर्ब कोलैबोरेटर का काफी लोगों ने यूज करा। तो मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने पहली चीज सर्च करी रिक्वेस्ट बिन, जो पहला लिंक आएगा आपको सीधा उस पर क्लिक कर देना है। आपको क्लिक करना है क्रिएट रिक्वेस्ट बिन, अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, वो आप लोग कर लो। अब रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करोगे तो आप सीधा यहीं पे लैंड कर जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इसको लिंक को कॉपी कर लो यहाँ पे। अब उसको API के आगे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो लिंक को, एंटर मारते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब आप देखोगे मेरे में यहाँ पे 3 बार रिक्वेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 3 बार एंटर मारा था। तो यहाँ पे किसी भी एक पे भी क्लिक कर दो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी ट्रिगर के अंदर। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे ना हेडर्स पे क्लिक करो, यहाँ पे हेडर्स आ रहा है, इसको एक्सटेंड कर दो और यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका एक फ्लैग मिल गया है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। और आपको दिखेगा यहाँ पे एक X टोकन का यूज कर रहा है, हेडर की तरह दिख रहा है X टोकन। वो ये टोकन है शायद जिसकी मदद से एडमिन इसको ऑथेंटिकेट करने दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे एक पाथ दिख रहा है आपको नीचे, यहाँ पे पाथ, ये पाथ वो है जो पाथ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है। एडमिन वाले सब डोमेन के अंदर कौन से एंड पॉइंट पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, /invoices के अंदर /1 एंड पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं 2 की रिक्वेस्ट कर रहा होता, 2 ID की इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए होती, तो वो /2 पे मारता, शायद 3 की चाहिए होती तो /3 एंड पॉइंट होता एंड में, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, उस एडमिन वाले सब डोमेन को ओपन करूंगा और उसके अंदर X टोकन वाला जो हेडर है ऐड कर दूंगा, तो शायद मैं ऑथेंटिकेटेड हो जाऊंगा। अब मैं शायद उसमें इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊंगा, उसके अंदर जा पाऊंगा। तो इसको कॉपी कर सकते हो, कॉपी वैल्यू पे क्लिक करके आप। तो admin.worldtraining.co.uk पे हमारे को अभी भी अनऑथराइज आ रहा है। अब हम क्या काम करते हैं, मॉड हेडर पे जाते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट हेडर पे क्लिक करते हैं,
यहाँ डाल देते हैं x-टोकन और वैल्यू में डाल देते हैं यहाँ पे वो जो वैल्यू हमारे को मिली है। रीलोड करते हैं पेज को और इस बार आप देखोगे तो हमारे को अनऑथराइज्ड नहीं आया, बल्कि हमारे को क्या आ गया यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी, एक रिक्वेस्ट आईडी मिली है। उसके अलावा यहाँ पे डेटा एंड पॉइंट और हमारे को एक एंड पॉइंट मिला है इनवॉइसेस, जो हमने पहले भी देखा था। उसके अंदर जाके देख लेते हैं इनवॉइसेस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इनवॉइसेस के अंदर हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है, यूजर्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि काफ़ी बुरी हालत में है। ठीक है, मतलब डिस्प्लेबल तो नहीं है, शायद ये जेसन डेटा, इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। मैं 1 वाले एंड पॉइंट पे भी जाके देख लेता हूँ। 1 पे जाओगे तो 1 वाले का आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और 2 करते हैं। 2 पे 2 वाले की चीज़ें दिख रही है और ये शायद फ्रेंच लैंग्वेज में और नहीं। ठीक है, सिमिलरली 3 पे 3 की दिखेगी, लेकिन ये सब मेरे काम की किसी की नहीं है क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं है। तो मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले इस एडमिन सब डोमेन को क्या काम करते हैं, फजिंग करते हैं, इसकी ढूंढते हैं इसके अंदर क्या क्या एंड पॉइंट है, तब हमारे को शायद कुछ और नई चीज़ें मिले, क्योंकि एडमिन कंसोल के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, हमारे काम की चीज़ें हो सकती हैं, तो वो हमारे को ज़रूर ढूंढनी चाहिए। तो इसको मैं फज करना शुरू करता हूँ। इसके अंदर डायरेक्टरी बस्टिंग करते हैं कि इनवॉइसेस के अलावा यहाँ पे और कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। तो बिल्कुल सिमिलर कमांड रहेगा, fuf-w। उसके अलावा यहाँ पे एक और हेडर भी ऐड करना मत भूलना, x-टोकन। और इसको फर्स्ट करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, सिंपल सा कमांड है, एंटर मारते हैं। तो हम लोगों को एडमिन और इनवॉइसेस फाउंड हुआ है। इनवॉइसेस हमारे को पहले से पता था, लेकिन एडमिन हमारे को यहाँ पे नया मिला है जिसपे 403 आ रहा है, यानी कि अनऑथराइज्ड। ठीक है, तो हम विजिट कर लेते हैं एडमिन को एक बार। तो यहाँ लिखते हैं एडमिन, एंटर मारते हैं और जैसे कि यूज़र डज नॉट हैव परमिशन टू विजिट दिस। ठीक है, तो इसको कैसे पता चल रहा है कि हम लोग एक यूज़र हैं, या तो हम लोगों पे कोई कुकी सेट नहीं है, या फिर जो हम लोगों का टोकन मिला x-टोकन वो एडमिन का कोई और दूसरा टोकन होगा। ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि ये हमारे को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि हम एक यूज़र हैं। यहाँ पे लॉगिन हम ऑथराइज्ड हो गए हम इनवॉइसेस वगैरह को देखने के लिए, लेकिन स्टिल ये हमारे को यूज़र कैटेगराइज कर रहा है। तो अभी भी हम एडमिन नहीं, अब वो एडमिन हमको या तो किसी कुकी के बेस पे या किसी और टोकन के बेस पे, किसी और हेडर की बेस पे हम लोगों को ये एडमिन मानेगा। लेकिन अभी भी 403 का मतलब ये नहीं होता हम उसके आगे कभी देखेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर जैसे यहाँ 403 आ रहा है तो क्या है, ये एक डायरेक्टरी है, एडमिन डायरेक्टरी है ना। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, इसके अंदर जाके चीज़ें और ढूंढूंगा, इसके अंदर और जाके फजिंग करूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है डायरेक्टरी पे किसी ने रीड परमिशन हटा दी कि भाई इसको कोई रीड नहीं कर सकता है, 403 हो गई, आपको परमिशन नहीं है। लेकिन जो उसके अंदर का कंटेंट है वहां से आपने रीड की परमिशन नहीं हटाई, वहां की चीज़ें हम देख सकते हैं। बहुत बार ऐसा केस होता है 403 में। तो कभी 403 मिले तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वहां देख ही नहीं सकते। 403 का मतलब है उस डायरेक्टरी को आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है वो शायद फिर भी आपको एक्सेसिबल होगा। ठीक है, बहुत केस में ऐसा होता है। तो हम इसके अंदर दोबारा फजिंग करते हैं एडमिन के अंदर। तो उसी में मैंने जरा सा यहाँ पे क्या चेंज कर दिया कि मैंने एडमिन के आगे फज लगा दिया। पहले एडमिन नहीं था, अब यहाँ पे एडमिन के आगे फज लगा दिया। इसको एंटर मारते हैं। तो इसमें हम लोगों को एक यूजर्स एंड पॉइंट फाइंड हुआ है जिसपे भी दोबारा 403 आ रहा है। तो यूजर्स पे चल के देखते हैं वहां पे हम लोगों को क्या मिलता है। यूजर्स डालते हैं यहाँ पे, यूजर्स पे भी वही आ रहा है, यूजर डज नॉट हैव परमिशन। अब देखो एडमिन के अंदर भी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, डायरेक्टरी बस्टिंग कर पा रहे हैं, यानी कि 403 था तब भी हम आगे की चीज़ें ढूंढ पा रहे हैं। तो यूजर्स के अंदर भी ढूंढते हैं। यूजर्स के अंदर यूजर्स की आईडी हो सकती है, कुछ नाम हमारे को मिल सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन शायद हम देख पाएँ, तो वो सब हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सेम कमांड रखा है, एडमिन के आगे बस यूजर्स लगाती है और दोबारा इसको फर्स्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हम लोगों को क्या मिलता है। तो इस बार हमारे को 2 यूज़र आईडी मिली है, एक है 3, एक है 5। 03 और 05 सेम है इन दोनों के। अगर आप इनके रिस्पॉन्स को पढ़ोगे वही सेम साइज़ है, वही वर्ड्स हैं, वही लाइन्स है, सब कुछ सेम है। तो ये वही है, क्योंकि अगर सामने प्रोग्रामिंग इंटीजर पढ़ रही है, आईडी को इंटीजर की तरह पढ़ रही है, तो उसके लिए 03, 05 और 3 और 5 सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 यूज़र 5 यूज़र इन पर क्या है, वहाँ जाके देखते हैं हम लोग। तो पहले मैं 3 यूज़र पे जाता हूँ, एंटर मारते हैं। तो 3 यूज़र अगर आप देखोगे तो 3 यूज़र हमारा ही यूज़र है। ठीक है, ID 3 यूज़र नेम dominic.bryant, जो कि हम नॉर्मल यूज़र थे। उसकी API की देखोगे तो ये API की कौन सी की है, अगर आपको याद हो तो हमारा x-टोकन यही है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो x-टोकन और ये यही है, तो हमारी ये API की है। इसकी मदद से ही हम API को एक्सेस कर पा रहे हैं, इसलिए इसको API की बोल रहे हैं। ये एडमिन जो है, ये पूरा एडमिन सब डोमेन ये पूरा एक API है अपने आप में। ठीक है, अब ये API को एक्सेस करने की ये हमारी की है डोमिनिक की। ठीक है, और ये एडमिन फॉल्स, ये एडमिन नहीं है। अब 5 यूज़र देख लेते हैं, 5 यूज़र में क्या है, एंटर मारते हैं।
5 यूजर में हमारे को एक फ्लैग मिल गया सबसे पहली बात तो, ठीक है, यानी कि हम बिल्कुल बढ़िया डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसकी आईडी है 5, इसका यूजर नेम है जॉन हेल्मस्टेड, फ्लैग हम लोगों को मिल गया है एपीआई की। और एपीआई की आप लोगों को पता है एक्स टोकन है और एडमिन, यानी कि यही इस वेबसाइट का एडमिन है और उसका एक्स टोकन हम लोगों को मिल गया। तो मैं अपने एक्स टोकन से उसका एक्स टोकन बदल के और फिर एडमिन वाला जो एंड पॉइंट है उसको विजिट करेंगे जहाँ पे अनऑथराइज लिखा आ रहा है ना कि यूजर को एक्सेस नहीं है। तो वहाँ देखते हैं वहाँ पे ऐसा क्या छुपा हुआ है, सिर्फ एडमिन को ही एक्सेस है, वो हम देखते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, अपने एक्स टोकन पे जाते हैं, इसको बदल के वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, रीलोड करते हैं पेज को। अब हम एडमिन बन गए, तो मैं यहाँ पे सीधा एडमिन एंड पॉइंट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है एंड पॉइंट एडमिन यूजर्स एंड पॉइंट एडमिन सीक्रेट मैसेजेस। तो यहाँ पे एक सीक्रेट मैसेजेस नाम का एंड पॉइंट मिल रहा है, तो उसको जरूर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है इसके अंदर। एडमिन के अंदर ही है ये, और एंटर मारते हैं। यहाँ पे आया ID2 लिंक एडमिन सीक्रेट मैसेजेस ID2। यहाँ पे तो हम लोगों को यहाँ पे एक पैरामीटर दिया गया है ID = 2। एंटर मारते हैं ऐसे। ID2 मैसेज है डिड यू गेट माई अदर मैसेज। तो यहाँ पे अदर मैसेज के लिए मैं आईडी बदल के देख लेता हूँ 1। मैसेज इज डिलीटेड 2 करके देख लेते हैं, 2 पे तो वही वापस आ जाएगा। 3 करके देख लेते हैं, मैसेज नॉट फाउंड 4 करके देख लेते हैं। अब ऐसी जगह में जल्दी से सोचो कि एक हैकर के मन में क्या आने वाला है, बग बाउंटी के मन में। मतलब मेरी जो स्पाइडर सेंस है ना, और 6 सेंस जो हर बार चालू हो जाती है, वो चालू हो चुकी है। आप लोगों को क्या लग रहा है मैं क्या करने वाला हूँ। तो ID = 4 और ये मैसेजेस लोड कर रहा है। अब वो मैसेजेस कहीं तो स्टोर होंगे, डेटाबेस में हो सकते हैं, है ना। तो क्या यहाँ पे SQL वनरेबिलिटी नहीं हो सकती, SQL इंजेक्शन मे बी, क्या पता ये लोड कर रहा हो डेटाबेस से, तो हम चेक कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर मैं करूँ 1 और 1 = 3 तो क्या होगा, एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, बल्कि इसको ना 2 वाले पे करता हूँ, कम से कम हमारे को रिस्पॉन्स ढंग से दिखेगा। 1 2 और यहाँ पे हम कर देते हैं लेट्स से 1 = 1, एंटर मारते हैं। मैसेज नॉट फाउंड, अच्छा इसको 2 करके देखें तो 1 = 2, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और अब हमारे को मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि ID = 2 ट्रू है और ये वाली कंडीशन फॉल्स है, 1 = 2 फॉल्स है और लगा रहे बीच में, तो एक काम कर रहा है, ठीक है। और में एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब अगर मैं एंड के साथ ट्राई करूँ तो क्या होगा, ठीक है। इसको एंड के साथ ट्राई करते हैं, ID = 2 एंड, और लेट्स से यहाँ पे दे देते हैं, इस बार कुछ ट्राई कर सकते हो। अभी तो हमने जो कर रहे हैं बुलियन बेस्ड है, जैसे कि अगर मैं कर दूँ 1 = 2, अगर ट्राई करें दोबारा से तो मैसेज नॉट फाउंड 2 एंड 1 = 1, एंटर मारते हैं और मैसेज ढंग से प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे SQL वनरेबिलिटी है, ब्लाइंड बुलियन बेस्ड आप इसे कह सकते हो। ब्लाइंड है क्योंकि एरर के बेस पे हमारे को पता चल रहा है ना। और बुलियन बेस्ड अभी तक हमने चेक करी। टाइम भी आप चेक कर सकते हो टाइम बेस्ड है या नहीं। तो 2 और यहाँ पे दे देते हैं एंड और दे देते हैं स्लीप 5, ऐसा कर देते हैं कि ये 5 सेकंड स्लीप करेगा। अगर क्योंकि 2 वाली कंडीशन ट्रू है, हमको पता है कि 2 नंबर पे एक मैसेज है ID2 पे, और एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो दूसरी पे जाके इसको भी रन करेगा ये, और इसको जब रन करेगा तो स्लीप 5 यानी कि 5 सेकंड के लिए स्लीप करेगा। रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आने में 5 सेकंड लगेंगे, एंटर मारते हैं और अब आप देखोगे ये लोड होता जाएगा 5 सेकंड के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे SQL इंजेक्शन वनरेबिलिटी है। समझ गए इस बात को। तो अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ब्लाइंड वाले में खुद से कोई पेलोड नहीं लिखने वाला कि मैं यहाँ पेलोड लिखूँ, पूरे एक एक करके वर्ड को गैस करूँ कि DBMS का नेम क्या है, टेबल का नेम क्या है, कॉलम का नेम क्या है, एक एक करके वर्ड को निकालूँ। बहुत मेहनत लगेगी। या फिर आप एक पाइथन स्क्रिप्ट लिख सकते हो, या फिर आप पे SQL मैप तो है ही, तो मैं SQL मैप का यूज़ करूँगा, ठीक है, वो मेरे लिए काम कर देगा। तो इसको SQL मैप से हम सॉल्व करने वाले। तो यहाँ देते हैं SQL मैप -u, ठीक है, अपनी URL को कोट्स के बीच में डाल दो। तो यहाँ डाल देते हैं, फालतू की चीज़ें जितनी भी हैं वो हटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे ID तक ही रखेंगे हम इसको, ID2, और यहाँ पे ये जो आगे हैं एस्केपिंग के लिए इनको हटा देते हैं। उसके बाद अपने X टोकन देना है, X टोकन कोलन दे के X टोकन डाल देते हैं अपना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या देंगे, एक और हेडर देंगे कुकी वाला, कुकी भी डालनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस दूंगा यहाँ पे, जैसे बैच, आपकी मर्जी आपको देना है। बैच मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि SQL में बहुत क्वेश्चन पूछता है यार कि मैं ये अटैक करूँ, ये ना करूँ, मेरे को ये DBMS मिला है तो मैं दूसरे ट्राई करूँ, अटैक्स नहीं करूँ, मैं कौन सा पेलोड यूज़ करूँ, बहुत कुछ पूछता है। बैच दे रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को यूज़ करो, जो भी आपको लग रहा है ये सुनो, खुद आंसर करो, मेरे से बार बार मत पूछो, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे करंट डेटाबेस का नाम निकालना चाहूँगा सबसे पहले, वो पता होगा तो मैं उस डेटाबेस को डंप कर दूंगा। बेफालतू में पूरे इन्फॉर्मेशन स्कीमा और इतने सारे डेटाबेसेस को डंप करने से बढ़िया है। तो --current-db, एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एरर्स देखने को मिल सकते हैं,
ठीक है, अनेबल टू कनेक्ट टारगेट यूआरएल, और ऐसा हो सकता है एसक्यूएल में आपकी स्पीड तेज हो इसलिए एरर आ रहे हो, वो आपको ब्लॉक कर रहा हो, लेकिन इसने अपना काम कर दिया। अगर आप देखोगे करंट डेटाबेस का नाम आ गया वर्ल्ड ट्रेनिंग अंडरस्कोर API, हमारे को यही चाहिए था, ठीक है, तो ये मिल गया। अब हम अपना दूसरा कमांड लिखते हैं जो इस पूरे डेटाबेस को डंप करेगा, वो कमांड लिखते हैं। तो मैंने करंट DB वाला ऑप्शन हटा दिया, उसकी जगह हम देंगे -D, क्योंकि डेटाबेस का नाम अब हमारे को पता है वर्ल्ड ट्रेनिंग अंडरस्कोर API ये था, और उसके बाद हम दे देंगे -डंप ऑप्शन और एंटर मारेंगे, उसको डंप करने देंगे सब चीज़ों को। तो इसने डंप कर दिया यहाँ पे हमारे लिए मैसेज 1, 2 तो हमारे को दिख ही रहा था, हाई डिड यू गेट माय अदर मैसेज, और 1 वाला डिलीटेड था, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है डिलीटेड के अंदर 1 लिखा है यहाँ पे, इसको डिलीट हो गया था, लेकिन अब हम इसको पढ़ सकते हैं, डेटाबेस के अंदर स्टोर था, वेबसाइट में डिलीटेड था, और यहाँ पे हमारे को लास्ट अपना फ्लैग मिल गया, हमने एसक्यूएल इंजेक्शन को भी एक्सप्लॉइट कर दिया है, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन को। सो अगर आपको वर्ल्ड ट्रेनिंग चैलेंज पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड गुड बाय।